हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना वही चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, जिसका नाम था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है, फिजिकल कैपिटल क्या होती है और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और कौन कौन से सोर्सेज है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो लास्ट क्लास ने हमें इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। अब आज हम इस चैप्टर को जब और आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में ही यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ HCF। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो इंपॉर्टेंस है वो 6 है। पहली इंपॉर्टेंस है हमारे पास इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। सेकेंड इंपॉर्टेंस है हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंस है हमारे पास इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नंबर 4 इज इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Number 5 is improves quality of life and number 6 is control of population growth। तो वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं 6 के 6 पॉइंट्स को कि किस तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस। स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट के साथ, विच इज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब बच्चे, जो भी आपके फिजिकल कैपिटल है उसकी ग्रोथ और उसकी प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। आपके यहाँ पे जितने स्किल्ड, एडुकेटेड और हेल्दी पीपल होंगे, यानी कि आपकी जो वर्क फोर्स है अगर वो एडुकेटेड है, अगर वो स्किल्ड है, अगर वो हेल्दी है, तो वो आपके फिजिकल कैपिटल का सही से यानी कि इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि एक एडुकेटेड पर्सन, एक ट्रेन्ड पर्सन किसी भी फिजिकल रिसोर्स को सही से इस्तेमाल करना जानता है। उसे पता है कि उस मशीनरी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जब फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल सही से होगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है हमारे फिजिकल कैपिटल की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको पता है कि एक मशीन पे अगर ढंग से काम किया जाए तो 7 घंटे में वो 100 यूनिट भी बना सकती है। बट वहीं पे अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल सही नहीं है, वो 7 घंटे में सिर्फ आपको 75 यूनिट से बना कर दे रही है, इसका मतलब यहाँ गलती उस फिजिकल कैपिटल की नहीं है, यहाँ गलती आपकी उस ह्यूमन कैपिटल की जो उस फिजिकल कैपिटल का सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो इसीलिए हमारे पास जरूरी है कि स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, एडुकेटेड वर्कर्स होने चाहिए, एज वेल एज हेल्दी भी। क्योंकि एक अनहेल्दी पर्सन, एक सिक पर्सन भी आपकी फिजिकल कैपिटल का सही से इस्तेमाल ही नहीं करेगा। यहाँ पर हमारी जो फिजिकल कैपिटल है उसके अनहेल्दी हो जाने की वजह से रह जाएंगे अंडर यूटिलाइज्ड। तो इसीलिए कहा गया कि जो आपके एडुकेटेड, जो स्किल्ड, जो हेल्दी पर्सन है वो आपके फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके फिजिकल कैपिटल की जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। एक एडुकेटेड पर्सन के जो लेबर स्किल होते हैं वो आपके यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली फिजिकल कैपिटल को ढंग से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इफेक्टिवली यूज करते हैं। ये बात तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़कर आए हैं। अब जब एक ह्यूमन कैपिटल सही तरीके से काम करेगी तो वो उसको मोर इनकम भी प्रोवाइड करेगी। मींस कि अगर आप अपने स्किल्स का सही से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके आपको ज्यादा पैसे कमाने में भी मदद करेगी। इसी के साथ साथ जब किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। उसके अलावा अगर मैं इसमें फोर्थ पॉइंट ऐड करूं तो जो आपके यहाँ पर काम करने वाली हेल्दी और एडुकेटेड लेबर फोर्स है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगी, आपकी फैक्ट्री में काम कर पाएगी, जिससे हमें मिलेगी अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई। अब कोई अगर एक ऐसी लेबर है जो लगातार बीमार होती रहती है
तो बार बार अगर वो बीमार होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, लेबर सप्लाई अफेक्ट होगी। बट वहीं पे अगर आपकी एक हेल्दी लेबर है, आपकी ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्किल्ड है, हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो वो ज्यादा समय तक हमारे यहाँ पे काम कर पाएंगे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो ओवरऑल कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करेगा और ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक भंडार है। किस चीज का भंडार है? जहां पर आपके पास एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना पुश करता है इनोवेशन को। यहाँ पे लिखा हुआ है HCF स्टिमुलेट्स द इनोवेशन। तो स्टिमुलेट्स का मतलब क्या होता है कि ये आपको एक ऐसा फोर्स दे रहा है, ये आपको पुश कर रहा है कि आप न्यू मेथड्स, न्यू डिस्कवरीज करें, कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी होता है और अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपके यहाँ पर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आप बहुत आसानी से इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे। जो एडवांसमेंट आ रहा है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, या जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, या जो सोसाइटी के अंदर होने वाले चेंजेस हैं, हम बहुत इजीली उसको अडेप्ट कर पाएंगे इफ वी आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड। तो बहुत जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पुश किया जा सके, क्योंकि बिना इन सभी चीजों के एक कंट्री की ग्रोथ मुश्किल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर हेल्दी फैसिलिटी, अब पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, विच इज इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन की जो लाइफ स्पैन है, बेसिकली ये उसको डिपेंड, जो लाइफ स्पैन है ये बेसिकली उसको डिफाइन करता है कि आपके यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स तक सरवाइव कर पाते हैं। तो किसी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी? उस कंट्री के अंदर प्रोवाइड की जाने वाली हेल्थ फैसिलिटीज पर और न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर। तो अगर आपको गुड हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आपके पास है न्यूट्रिटिव फूड की अवेलेबिलिटी, तो आपके यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे। और इस तरीके से जब अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज ही मिलेंगी और न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो उससे ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी बच्चे? बढ़ जाएगी। और इससे एक और फायदा होगा, हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करेगा। जब हम हेल्दी होते हैं ना तो हम यहाँ पे बिल्कुल एकदम पॉजिटिव फील करते हैं, और पॉजिटिव फील करने की वजह से जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे वर्क के टुवर्ड्स, वो भी इंक्रीज होता है, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से HCF आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करेगा। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में ये पढ़ा कि अगर अच्छी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, अच्छा खाने को फूड दिया जा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है, तो हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंक्रीज होगी। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, तो डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो किसी भी कंट्री में रहने वाली पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड द स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। यानी कि उनको स्किल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कराया जाता है, आपकी कंट्री आपको वो कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात नजर आ रही है कि जितना ज्यादा एक कंट्री अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे वर्क करेगी, उतना ज्यादा उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ना बच्चे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये हमारी कंट्री में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका एक जड़ है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिनके लिए रहने के लिए घर भी नहीं है,
फूड की कमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कमी रहेगी। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि आपका जो कंट्री का ग्रोथ रेट है, अगर वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम रहेगा तो डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये कहा गया कि जितने भी ज्यादा लोग लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो लोग रखते हैं स्मॉल फैमिलीज। और ऐसा देखा भी जाता है कि एजुकेटेड पर्संस की होती है स्मॉलर फैमिली देन द अनएजुकेटेड वन। क्यों? जितने भी हमारे अनएजुकेटेड पर्सन है उन्हें अभी इस चीज की समझ नहीं है कि स्मॉल फैमिलीज के क्या बेनिफिट है और बिग फैमिलीज के क्या नुकसान। आप अपने घर में अगर 10 बच्चे करके बैठे हो और वहां पर आप उनको सही न्यूट्रिशियस फूड नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो फिर क्या फायदा? आप उनकी हेल्थ कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे, तो ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें इन सभी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए एक पर्सन का एजुकेटेड होना जरूरी है ताकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में होना बहुत जरूरी है, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ HCF के थ्रू। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर हमने ये 6 पॉइंट्स पढ़े। किस चीज के 6 पॉइंट्स हमने पढ़े? द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें पहले पॉइंट ने हमें ये बताया कि अगर हमारे यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो वो इफेक्टिवली फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड हमने पढ़ा हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। एक एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन, एक हेल्दी पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में एज कंपेयर टू द अनएडुकेटेड, अनट्रेन्ड और अनहेल्दी पर्सन। तो यहाँ पर सीधी सी बात बोली गई कि अगर आप एक स्किल्ड पर्सन, एक ट्रेन्ड पर्सन है, तो आप सही से इस्तेमाल कर पाओगे ना फिजिकल कैपिटल का, और उससे से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेंशंस को पुश करता है। ये आपको समझ देता है कि जो भी टेक्नोलॉजीज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं आप उसे इजीली अडेप्ट करो। जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट आ रही है, आप उसे एडुकेटेड होकर इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में हमने फिर ये पढ़ा इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सीधी सी बात है, अगर हम हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। और यही चीज जब ऑन अ मास स्केल पूरी कंट्री में होगा कि सभी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं, सभी के लिए एक अच्छा खाना मिल रहा है जहां पर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में जब आप हेल्दी होंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। अगर आप हेल्दी हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी? इंप्रूव होगी। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो ये बताता है कि एजुकेशन से हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान इस चीज को समझ सकता है कि क्यों उसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है? एंड आई होप कि आपको ये जो इंपॉर्टेंस है बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको एक बात बताऊं, सीक्रेट बात है, ये जो मैं टॉपिक अब आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, ऑलरेडी पढ़ लिया तुमने, और ये बात तुम्हें अभी फील भी हो जाएगी। जब मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो रिपीटेडली एक ही बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो यहाँ पर आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जब किसी भी कंट्री की रियल नेशनल इनकम, अब मुझे पता है कि आप सभी लोगों को रियल नेशनल इनकम पता है, नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, चलो फिर भी एक बार याद दिला देती हूँ। हम नेशनल इनकम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट ईयर प्राइस के बेसिस पर और कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पर। करंट ईयर प्राइस के बेसिस पर जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो प्राइस और फिजिकल आउटपुट दोनों चेंज होते हैं, तो किसी की वजह से भी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। बट रियल नेशनल इनकम क्योंकि कांस्टेंट या बेस ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, तो ऐसे में नेशनल इनकम सिर्फ ही तब बढ़ेगी जब आपकी कंट्री का फिजिकल आउटपुट बढ़ेगा। तो इसीलिए इसे वेलफेयर का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी माना जाता है। तो यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी कंट्री का फिजिकल आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं।
ठीक है। अब जो हमारे पास एजुकेशन है, हेल्थ है, ये दोनों ही इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों ही HCF का पार्ट यानी कि उसका सोर्स भी है। हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, दो ही एस्पेक्ट मेन जो है जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन और हेल्थ। सीधी सी बात है, एक एजुकेटेड पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में एज कंपेयर टू द अनएजुकेटेड वन। इसी तरीके से एक हेल्दी पर्सन भी इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें देगा एक अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पर जब वो बीमार नहीं होगा तो लंबे समय तक हमारे बिजनेस के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। जो HCF है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पुश करता है, स्टिमुलेट करता है, एज वेल एज आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करता है कि आप सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट कर सको, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट कर सको उसके साथ। वैसे ज्यादा से ज्यादा आपकी एबिलिटीज को क्रिएट करता है कि आप इन सभी चेंजेस को, इन सभी एडवांसमेंट को इजीली एक्सेप्ट भी कर लें। एजुकेशन आपको ये सारी चीजें देगा, इन सभी चीजों की नॉलेज देगा ताकि आप चेंजेस और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। क्या यही सारे पॉइंट अभी हमने रोल में कवर अप नहीं किए? बिल्कुल वही सारी बातें दोबारा यहाँ पर बोली गई हैं। तो बस हमें यहाँ पे मेन जो एक नई चीज पड़ी वो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन थी। ठीक है बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है? मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉज है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसका इफेक्ट। या मैं कहूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसका इफेक्ट? बहुत डिफिकल्ट है। तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे इसी चीज को समझाया गया दैट ड्यू टू द मेजरमेंट प्रॉब्लम इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम ये मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला पैरामीटर है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक स्कूलिंग करते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चा कितने साल स्कूल में बिताता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा 12th तक ही अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करता हो, कुछ लोग 1-2 साल के बाद ही ड्रॉप कर देते हैं। हमारे यहाँ पर ड्रॉप आउट रेशो जो है बच्चों का स्कूल छोड़कर जाने का रेशो यानी कि वो भी हाई है। तो जब हम अपने एजुकेशन लेवल को मेजर करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग को। सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर है वो है टीचर प्यूपल रेशो। प्यूपल का मतलब होता है स्टूडेंट, कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं टू टीच दो स्टूडेंट्स। तो उनके बीच में भी अगर इम्बैलेंस है तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तीसरा, एनरोलमेंट रेट्स क्या हैं? एनरोलमेंट रेट्स मतलब कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो ये 3 पैरामीटर के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन लेवल है वो कैसा है। बट ये तीनों ही पैरामीटर्स कहीं से भी हमारे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्योंकि हो सकता है एनरोलमेंट बहुत सारे हों बट उसी के साथ साथ अगर ड्रॉप आउट रेशियोज ज्यादा हो गए तो क्या फायदा। उसके अलावा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर एक बच्चा अपनी एजुकेशन 5th क्लास तक अटेंड करता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है तो उसने क्या सीखा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आप इन पैरामीटर के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा है। अब हेल्थ सर्विस की बात करते हैं। अब जब हम हेल्थ सर्विस की बात करेंगे तो अपनी कंट्री के हेल्दी लोगों के बारे में जानने के लिए भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज हो जाना ये शो नहीं करता कि आपकी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, क्योंकि आप इस चीज को मेजर करते हो एक मास स्केल पे
और अगर आप मास स्केल पे इस चीज को मेजर करते हैं तो कई बार एक ग्रुप जो है वो अगर अच्छा हेल्थ स्टेटस शो कर रहा है तो वही आपके रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। आप सभी लोगों ने मीन तो पढ़ा है क्लास 11th में। अगर मैं किसी भी चीज का मीन निकालती हूँ, सपोज करिए कि मेरे पास एक डेटा है 2000, 3000, 10,000, 50,000, 1 लाख। अब मैं इसका अगर मीन निकालूंगी तो मीन मेरा हाई आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डिजिट्स ऐसी हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हाई है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट की जा रही है तो हो सकता है हमारी पॉपुलेशन का एक पोर्शन अच्छा हेल्थ स्टेटस शो करता हो और वही ओवरऑल कंट्री के बारे में बता रहा हो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सेकेंड, मनी यानी कि पैसा भी कई हद तक हेल्थ सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बट वहां पर आज भी कुछ फैसिलिटीज की कमी है। मोर्टालिटी रेट यानी कि लोगों के मरने की संख्या, तो इन सभी चीजों को चेक किया जाता है किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए। बट ये तीनों पैरामीटर्स भी ट्रू इंडिकेटर नहीं है किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस के बारे में बताने के लिए। तो इन सभी चीजों की वजह से हमारे लिए एक डिफिकल्टी आ रही है कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप बनाएं कि कौन किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसका एक मेजर रीजन ये भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ईदर साइड फ्लो करते हैं। ईदर साइड फ्लो करते हैं का मतलब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल को। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ईदर साइड फ्लो करता है। अगर आपकी हायर इनकम है तो आप हायर स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, आप हायर एजुकेशन ले सकते हो, जिससे जो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो हाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक्वायर करते हो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो उससे ऑटोमेटिकली हायर लेवल ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी। तो दोनों ही एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ वो बहुत डिफिकल्ट एस्टैब्लिश करना। क्यों? क्योंकि दोनों ईदर साइड फ्लो करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चे। इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर भी लीजिएगा कि आपको इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। सो बच्चे अब हम पढ़ते हैं द स्टेट ऑफ HCF इन इंडिया, विच मीन्स कि हमारे इंडिया के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैसा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत देर कर दी HCF की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने में। हमारा जब 7th 5-year प्लान चल रहा था तब जाके इंडिया ने ये पहचाना कि हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना जरूरी है। और इंडिया के अंदर इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 टायर जुडिशरीज हैं, हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट, जो कि म्युनिसिपैलिटीज और ये जो पंचायत होती हैं इसकी फॉर्म में होती हैं। और ये तीनों ही लेवल की गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर करती है खर्चा साइमल्टेनियसली, क्योंकि इन तीनों को अपने अपने लेवल पर एजुकेशन और हेल्थ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो एक ड्राफ्ट बना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसके अंदर ऐसा लिखा गया था कि इंडिया 2030 से लेकर 2032 के बीच में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है आफ्टर US एंड चाइना, और हमारे पास होंगे ओवर 10 ट्रिलियन पीपल, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाली है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ, ऐसे ह्यूमन कैपिटल के साथ सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं चला जा सकता था। तो यहाँ पर एक नीड अराइज हुई, पता है किसकी? नॉलेज इकोनॉमी की। यहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ जरूरत थी नॉलेज रिसोर्सेज की। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ नॉलेज इकोनॉमी का। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस वाले टॉपिक को भी कि किस तरीके से इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो बच्चे समझते हैं अब इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी। तो बच्चे यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी। सो नॉलेज इकोनॉमी को कहा गया एन इकोनॉमी इन विच द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी, accessibility of the information available rather than the means of production। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और असेसिबिलिटी पे। असेसिबिलिटी मतलब आपकी पहुंच कितनी है उस तक। यहाँ पर हम सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पर हमें इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है।
क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी इकोनॉमी है ये इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी जो ग्रोथ है इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमारी इंडिया को कहा गया कि आपको भी ट्रांसफॉर्म होना होगा एक नॉलेज इकोनॉमी के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने एक इंप्रेसिव रिकॉर्ड बनाया है इन पास्ट 2 डिकेड्स, और इसी को देखते हुए अब हम इस बारे में सोच रहे हैं कि इंडिया भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है किसमें, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। और इंडिया एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कैसे बनेगी, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा जो आईटी सेक्टर है वही हमारे इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने में मदद कर सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत सारे विलेजर्स आज के टाइम पे ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ईमेल छोड़ो, आजकल हमारे जो विलेजर्स हैं वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ ईमेल्स नहीं, आजकल वो और भी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर स्किल्स बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी कि जहां पर हमारे यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन के स्किल्स को इंक्रीज करने पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, सो बच्चों आज हमने काफी कुछ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया है। आपको यहां तक बस क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।